क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया हुआ है, अ बॉडी इज रोटेटिंग यूनिफॉर्मली अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस फिक्स इन अ inertial frame. The resultant force on a particle of the body not on the axis. 4 ऑप्शन इसके दिए हुए। क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। इस तरीके से हम मान लेते हैं कि ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट सर्कुलर हम इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि इससे समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किया, ये इसकी रोटेशनल एक्सिस है। रोटेशनल एक्सिस क्या होती है? जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट रोटेट करता है उसको हम रोटेशनल एक्सिस बोल देते हैं। तो कोई भी पार्टिकल अगर हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, सपोज़ ये हमने कोई पार्टिकल कंसीडर किया, तो ये जो पार्टिकल कंसीडर किया हुआ है ये बोल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म रोटेशन में है, यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है, या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है ओमेगा कांस्टेंट होगा। तो ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू होने का मतलब क्या होता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या यूनिफॉर्म रोटेशन। इट मीन्स यहाँ इसकी स्पीड मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्मली चल रहा होता है तो उस पर सिर्फ कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर सर्कुलर मोशन में है और यूनिफॉर्म रोटेशन में है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, वो होता है सेंटीपिटल फोर्स। तो जो सेंटीपिटल फोर्स होगा, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स हमें पहले से पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो उस पर वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करवाने के लिए जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है उसको हम सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं। ये सेंटीपिटल फोर्स हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की डायरेक्शन में लगता है। तो इसी तरीके से इस पार्टिकल की अगर हम बात करें तो इस पर भी एक फोर्स लग रहा होगा जो कि सेंटर की डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा इस वाली डायरेक्शन में, जिसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर मैं इसका आपको टॉप व्यू बना के बताऊँ तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर एक फोर्स इस तरफ लग रहा है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। यही सेंट्रीपिटल फोर्स इस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में या रोटेशन में करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वर्टिकल, बी ऑप्शन दिया हुआ हॉरिजॉन्टल एंड स्क्यू विद एक्सिस। स्क्यू विद एक्सिस मतलब एक्सिस से किसी एंगल पर हो, हॉरिजॉन्टल एंड इंटरसेक्टिंग द एक्सिस। तो ऑब्वियस ही बात है ये एक्सिस से क्रॉस करता हुआ जो ऑब्जेक्ट फोर्स होगा ये एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और जो डी ऑप्शन है वो नन ऑफ दिस दिया हुआ है। इट मीन्स जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो कितना होना चाहिए? सी ऑप्शन होना चाहिए कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसको क्रॉस करता है? रोटेशनल एक्सिस को। तो बेसिकली ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो इसमें जो सीखने वाली बात है वो ये है कि जब भी ऑब्जेक्ट्स यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में हो या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो तो रोटेट करते हुए अब पार्टिकल्स जो होते हैं उन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन रोटेशन में हो या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है, अ बॉडी इज रोटेटिंग नॉन यूनिफॉर्मली अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस फिक्स इन अ इनर्शियल फ्रेम। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ बॉडी नॉट ऑन द एक्सिस। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है, लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज कर दिया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपको बोला गया था कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली रोटेट नहीं कर रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पास कुछ
जो है यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म रोटेशन हो रहा है। नॉन यूनिफॉर्म रोटेशन का मतलब सिंपल सा क्या होता है कि ओमेगा जो है वो वेरिएबल है, यानी कि ओमेगा की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारे पास इसका अगर हम डायग्राम अगेन बनाते हैं तो ये हमारे पास इस तरीके से, और ये यहाँ पर, तो अगर मैं अगेन इसको ड्रॉ करता हूँ तो अगर ये पार्टिकल हम कंसीडर करते हैं तो जब भी ये इस तरीके से ओमेगा हो जाएगा, अगर ये ओमेगा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल है इस सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट है उस पर दो टाइप की वेलोसिटी हो जाएगी, मतलब उसके पास दो तरह के एक्सेलरेशन हो जाएंगे। इसका अगर मैं टॉप व्यू बनाऊँ तो आपको देखने को मिलेगा कि ये कुछ इस तरीके का बनता है। तो अगर यहाँ पर एक पार्टिकल बना हुआ है तो इस पार्टिकल पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और एक टेंजेंशियल फोर्स होगा। ये टेंजेंशियल फोर्स वेलोसिटी के लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी हो सकता है और लीनियर वेलोसिटी की सेम अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन में पूछा गया है कि पार्टिकल पर टोटल फोर्स किस तरफ लगेगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जब टोटल फोर्स ये है और ये एक्सिस इस तरफ से है तो नेट रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा वो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर इस वाली डायरेक्शन के अलोंग होगा। तो नेट फोर्स इस जगह पर आ रहा है। तो बेसिकली ये जो नेट फोर्स है वो वर्टिकल एक्सिस की अगर हम बात कर, अब जो हम बात करते हैं अगर इस जगह पर रोटेशनल एक्सिस ये है तो ये रोटेशनल एक्सिस से क्रॉस नहीं कर रही है, ये रोटेशनल एक्सिस से किसी एंगल पर है। अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूं तो ये हमारे पास इस तरीके से आएगी, ये यहाँ पर था और ये कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती है। तो इसका मतलब हमारे पास जो चार ऑप्शन है इसमें से फर्स्ट ऑप्शन है वर्टिकल, बी ऑप्शन दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल एंड स्क्यू विद एक्सिस, सी ऑप्शन दिया है हॉरिजॉन्टल एंड इंटरसेक्टिंग द एक्सिस, एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड स्क्यू विद एक्सिस। हॉरिजॉन्टल क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा ये पार्ट हॉरिजॉन्टली ही लगा हुआ है, तो रिजल्टेंट जो आ रहा है यहाँ पर वो इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर ही होगा, इस तरफ ही यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा क्योंकि लेवल हॉरिजॉन्टली यहाँ पर बना हुआ है, तो इसलिए नेट फोर्स ये यहाँ पर स्क्यू हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इसमें बोला गया है लेट एफ force vector F be a force acting on a particle having position vector R. Let tau be the torque of this force about the origin. तो हमें क्या बोला गया है, हमें सिंपल बेसिक क्वेश्चन है ये। इस पर बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट है, इस पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है F फोर्स, और इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ से एक पोजीशन इसकी दी हुई है। अब यहाँ पर जब अगर हम बात करते हैं तो ये एंगल हम कंसीडर करते हैं, तो इन्होंने बोला है कि जो टॉर्क है वो टॉर्क यहाँ पर किसके इक्विवेलेंट दिया होता है, आर क्रॉस एफ़ के इक्विवेलेंट दिया होता है। तो आर क्रॉस एफ़ के इक्विवेलेंट दिया होता है, तो हमें पता है कि यहाँ पर इसी के बीच में रिलेशन हमारे पास पूछा गया है। तो रिलेशन क्या है, हमें एक चीज़ पता है कि भाई इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके बनाएं। तो अगर ये हमारे पास आर है एंड दिस वन अगर हमारे पास एफ़ दिया है, तो अगर यहाँ पर हम R क्रॉस F करते हैं तो हमें R से F की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को घुमाना होगा। तो राइट हैंड फिंगर से अगर हम R से F की डायरेक्शन में घुमाते हैं तो हमारे पास एक फोर्स वेक्टर टॉर्क वेक्टर निकल कर आएगा जो कि इनके साथ 90 डिग्री का एंगल सब्स्टिट्यूट करेगा। तो ये जो टॉर्क होगा यहाँ पर, तो इस हिसाब से अब देखिए कि जो रिजल्टेंट आता है, तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उससे जो रिजल्टेंट आता है वो इंडिविजुअल वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इट मीन्स हमें एक चीज़ क्लियर हो गई है कि यहाँ पर टॉर्क जो होगा वो 90 डिग्री होगा आर के साथ, और टॉर्क जो होगा, टॉर्क वेक्टर जो होगा वो 90 डिग्री पर होगा फोर्स के साथ हमेशा। तो इसका मतलब टॉर्क जो है और आर जो है ये ज़ीरो हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, एंड टॉर्क का
डॉट प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एफ, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनमें से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। वन एंड ऑफ यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज क्लैम्प्ड। एक रोड दी हुई है l लेंथ की और मास m दिया हुआ है। द रोड लाइज ऑन द स्मूथ horizontal surface and rotates rotate on it about the clamped end at a uniform angular velocity omega. The force exerted by the clamp on the rod has the horizontal component। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको बोला गया है इस क्वेश्चन में, आपको बोला गया है कि यहाँ पर एक रोड दी हुई है, इस रोड को हम यहाँ पर क्लैम्प कर देते हैं हॉरिजॉन्टली और ये इस तरीके से रोटेट कर सकती है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ। इसकी जो लेंथ है वो हमें एल गिवन है और जो इसका मास दिया हुआ है वो मास हमें एम गिवन है। अब इसने बोला है कि इस पे यहाँ पर जो हिंज पॉइंट है उसको मान लेते हैं ए पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट पर इसके रोटेशन की वजह से कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, अब इसको निकालने का क्या तरीका है, इसको हम डायरेक्टली निकालने की जगह हम किस तरह से निकालेंगे वो समझिए। इसको निकालने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए अगर हमारे पास एक इस तरह से स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड होता, मासलेस स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, अगर हमने इस तरीके से और इसको हम इस तरीके से रोटेट करवा रहे हैं, इसका मास अगर m दिया हुआ है तो इसको रोटेट अगर ये ओमेगा से कर रहा है तो इस पर टेंशन t लगेगी। तो क्योंकि ये मासलेस है तो इस पॉइंट पर भी टेंशन, तो इस ऑब्जेक्ट की वजह से इस ओ पॉइंट पर जो टेंशन लगने वाली है या जो फोर्स लगने वाला है वो t के इक्विवेलेंट है, मतलब ये और दोनों इक्विवेलेंट है। तो इस t को हम कैसे लिख सकते हैं, इस t को हम लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर इंटू ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस अगर r है तो ये r। तो सिमिलरली यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में जो रोड दी हुई है, इस रोड में भी कई सारे छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट होंगे, यहाँ पर कुछ मास होगा, इन सब की वजह से हमारे पास कुछ न कुछ हमेशा इस एंड पॉइंट पर क्लैम्प जो किया गया है उस एंड पर कुछ न कुछ फोर्स की वैल्यू निकल कर आएगी। तो इसको हम डिराइव करके देखते हैं। तो देखो कैसे होगा, मान लेते हैं कि ये जो दिया हुआ है इससे ये पॉइंट दिया हुआ है, ये रोड हमें दी हुई है, इससे किसी एक स्मॉलर x डिस्टेंस पर हमने एक स्मॉलर मास कंसीडर कर लिया है dm। ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है, dm मास है ये यहाँ पर और ये x एंगुलर डिस्टेंस पर है। तो इसकी वजह से स्मॉल जो टेंशन होगी वो कितनी हमारे पास बन जाएगी, अगर इसकी हम बात करें तो हमारे पास स्मॉल टेंशन जो यहाँ पर फोर्स बनेगा वो होगी dm, फॉर्मूला यही है m ओमेगा स्क्वायर r, तो dm ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब अगर हम बात करें तो dm को हम क्या लिख सकते हैं, dm है यहाँ पर मास स्मॉल, इस छोटे से ऑब्जेक्ट एलिमेंट का मास, इस छोटे से एलिमेंट की अगर लेंथ हम बात करें तो dx कंसीडर की जा सकती है। तो टोटल इस छोटे से एलिमेंट का मास हो जाएगा, यूनिटरी मेथड से हम निकाल सकते हैं, यूनिटरी मेथड से तो m डिवाइडेड बाई l इंटू dx हम इसको लिख सकते हैं। तो जब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास m l ओमेगा स्क्वायर dx हो जाएगा इंटू x। तो जब इसको तो ये स्मॉलर, अब अगर हम टोटल टेंशन की बात करें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x की वैल्यू 0 से लेकर l तक चलेगी। तो अगर हम टोटल टेंशन निकालते हैं देन इट विल बी m ओमेगा स्क्वायर l, इसको हम कॉमन ले सकते हैं x dx क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये 0 से लेकर हमारे पास l तक चलेगी। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा m ओमेगा स्क्वायर l और x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट लगा देते हैं 0 से लेकर l तक। तो हमारे पास जो टोटल टेंशन एट क्लैम्प्ड पॉइंट, इस पॉइंट की अगर हम बात करें a पॉइंट पर, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l और यहाँ लिमिट पुट करते हैं तो ये l स्क्वायर माइनस 0, ये हमारे पास बन जाएगा m ओमेगा स्क्वायर l डिवाइडेड बाई 2। तो इस हिसाब से हमारे पास जो ऑप्शंस बन रहे हैं वो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, इसमें डी ऑप्शन हमारे पास हो जाना चाहिए क्योंकि डी ऑप्शन दिया है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू l। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, अ यूनिफॉर्म रोड इज केप्ट वर्टिकली ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस
एट अ पॉइंट O, इफ़ इट इज़ रोटेट स्लाइटली एंड रिलीज्ड, हल्की से इसको स्लाइटली रोटेट कर दिया जाता है और रिलीज़ किया जाता है, इट फॉल्स डाउन ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, द लोअर एंड विल रिमेन। तो हमें क्या बोला गया है, देखिए हमें बोला गया है कि एक रोड दी हुई है ये इस तरीके से, जो O पॉइंट पर यहाँ पर ये फिक्स है, ये स्मूथ सरफेस हमें दी हुई है, ये सरफेस जो है वो स्मूथ हमें गिवन है, स्मूथ सरफेस यहाँ पर है ये, तो हमें स्मूथ सरफेस दी है, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। स्मूथ सरफेस जब भी दी जाए तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि वहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। इस रोड पर अगर हम इस रोड की बात करें तो इस रोड पर हमारे पास सिर्फ mg लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ हमारे पास एक mg होगा, ठीक है। इस सिचुएशन में अब अगर इसको थोड़ा सा स्लाइड कर दिया जाए, हल्का सा इसको टिल्ट कर दिया जाए, इसको अगर मैं हल्का सा इसको इस तरीके से टिल्टेशन दे दिया जाए, मतलब हल्का सा जर्क दे दिया जाए, जिसकी वजह से ये रोटेट होना शुरू हो जाएगी। तो अगर हम बात करें ये रोटेट होना, यहाँ पर इसको हमने हल्का सा इस तरीके से जर्क दिया, तो अब क्या होगा कि जैसे हमने इस पर थोड़ा सा धक्का देकर फोर्स लगाकर हल्का सा छोड़ दिया, तो यहाँ पर अगर ये O पॉइंट पर फिक्स होती, तो ये पूरा का पूरा रोटेशन O पॉइंट अगर फिक्स होता तो ये पूरा सिंपली इस तरीके से रोटेशन हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर O पॉइंट फिक्स नहीं है, ये फ्री पॉइंट है और यहाँ पर, तो इसका मतलब ये O पॉइंट पे स्लाइड होगा। तो अब इस ऑब्जेक्ट पर, इस पूरी रोड पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है mg, तो mg फोर्स जो लग रहा है वो उसके सेंटर ऑफ मास पर लगेगा। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर और कोई फोर्स नहीं है वर्टिकली। सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पर था और अभी जैसे इसको टिल्ट किया तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर था और वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था। जैसे हल्का सा टिल्ट करते हैं तो यहाँ पर ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है मास फोर्स की, तो उसकी वजह से यहाँ पर mg जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। तो उसकी वजह से अगर हम बात करें तो ये जो मोशन होगा ये इस तरीके से होगा कि यहाँ पर अगर है तो अगर ये O पॉइंट है तो ये थोड़ा सा इस तरह से स्लाइड होगा, बीच में अगर रहेगा तो ये यहाँ पर O पॉइंट जो होगा, जो सेंटर ऑफ मास होगा इसका, वो हमेशा O के ऊपर ही रहेगा। क्योंकि देखो सेंटर ऑफ मास इस पूरे ऑब्जेक्ट रोड का जो मास है वो m पर है, तो mg सारा का सारा, तो मास पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है mg। तो mg अगर इसके अलावा कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स हम लगा के रखते तो ये आगे स्लाइड कर सकता था, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जो है कोई लगा हुआ नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास पर कोई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा तो सेंटर ऑफ मास सिर्फ कहाँ मूव करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब वर्टिकली या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब इनिशियली इस सेंटर मास को हमें यहाँ पर लेकर आना है, तो ये सिचुएशन ऐसी बन जाएगी। अगर ये O पॉइंट है और ये इस जगह पर हमारा सेंटर ऑफ मास है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ये यहाँ पर जो इसका ये सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है, तो इसका जो ये पॉइंट होगा, इसको अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये वाला जो एक एंड होगा इसका, वो कितने डिस्टेंस दूर चला जाएगा, L/2 डिस्टेंस दूर चला जाएगा, क्योंकि हमें इस सेंटर को इसी जगह पर रखना है। तो अगर इसको हम गिराते हैं, गिराते इस जगह पर ले आते हैं, मतलब ऐसा नहीं शिफ्ट नहीं हुआ है, इसी जगह पर गिराया है, लेकिन ये वाला पॉइंट इसी के जस्ट नीचे ही रहना चाहिए। तो क्या सिचुएशन हो सकती है, अगर इसकी इस तरह से देखें तो ये यही सिचुएशन हो सकती है। तो ये एंड इस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर ये L/2 जितना डिस्टेंस आगे आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला जो एंड पॉइंट होगा इस रोड का, वो इससे थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन से अपनी और डिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही पूछा गया है कि लोअर एंड विल रिमेन, तो लोअर एंड जो रहेगा वो एट O रहेगा, एट अ डिस्टेंस लेस देन L/2 फ्रॉम O रहेगा। C दिया हुआ है एट अ डिस्टेंस L/2 O, तो यहाँ पर C ऑप्शन हो जाएगा एट अ डिस्टेंस L/2 फ्रॉम O। ठीक है, आई होप आपको ये 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन सारे क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाइए।